biodiversity and its कंजर्वेशन। हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी और कैसे हम इसको कंजर्व करते हैं, क्यों उसको कंजर्व करते हैं। जैसे ही मैं टर्म बोल रहा हूँ, पूरा रटने वाला चैप्टर है, फुल्ली रट्टू चैप्टर है ना। इसमें कुछ आपको ज्यादा सीखने वाली बातें कम है, रटने वाली चीजें ज्यादा है। तो ठीक है, हम फिर भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटा बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सराउंडिंग है, यहाँ पे जो भी लिविंग डाइवर्सिटी है, लिविंग डाइवर्सिटी बोला मैंने, ना मैंने प्लांट बोला, ना मैंने एनिमल बोला, ना मैंने बैक्टीरिया बोला, ना मैंने फंगस बोला। मतलब जितनी भी चीजें लिविंग हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ, सभी लिविंग चीजों की जो जितने भी वैरायटी के लिविंग स्पीसीज हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो कोई भी अगर वो लिविंग है तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है। हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी? आपको पता है कि जितनी भी लिविंग स्पीसीजेस हैं, है ना बेटा, वो सब हमारे लिए कुछ ऐसी हैं जो हमें डिजीज पैदा करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें पता हो या ना हो, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी स्पीसीज हैं, वो कहीं ना कहीं से एक वर्ड होता है इकोलॉजी। नाम सुना है आप लोगों ने बेटा? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास रहने वाली सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से जिनसे भी हम अट्रैक्ट होते हैं, जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, उन सबका हमारे लाइफ में कोई ना कोई क्या है? योगदान है। जैसे नॉन लिविंग चीजें क्या? घर के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, चेयर, टेबल। ये आप यूज करते हो, सेल फोन, है ना, सेल फोन, सिलेंडर, चूल्हा, ये सब चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं से बेनिफिट दे रही हैं, ये तो नॉन लिविंग है। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी की, जो लिविंग डाइवर्सिटी है। तो हमें समझ में आता है, हाँ सर, प्लांट अगर नहीं होंगे तो प्लांट प्रोड्यूसर है, वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी मैकेनिज्म नहीं है ना कि हम अपना खाना बना पाए। यस और नो? हाँ या ना बोलना। और अगर आप प्लांट बोलते हो कि नहीं है, तो प्लांट के बिना हम नहीं है। प्लांट कैसे है? प्लांट ऐसे है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसमें उसको हेल्प करते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज। याद आया बेटा? याद आया नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज वगैरह? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो बैक्टीरियाज अगर नहीं है तो प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है तो हम नहीं है। तो बैक्टीरिया भी हमारे लिए क्या हो गया? यूजफुल हो गया। ऐसे ही अगर हम अपने लाइफ के सस्टेनिटी को देखें, अपने लाइफ कैसे मेंटेन इसको देखें, तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं। कुछ उसमें नुकसान करने वाली भी है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी है, जो हमारे अंदर डिजीज वगैरह कॉज करती है, जिनके बारे में हम अभी जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या बच्चों? तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी। आप ओपन कर लें। इसमें मैंने बोला डेटा बहुत सारा है, खूब सारा डेटा है। और आपको डेटा, मैंने बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी का डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारा डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। आपको वो बहुत सारे नंबर याद करने पड़ेंगे। ये चैप्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं इसलिए नहीं, चैप्टर पसंद इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें डेटाज बहुत सारे हैं, खूब सारे डेटा याद रखने पड़ेंगे। और मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों से रहती गलती है। अब सोचो, आपको याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग कि इस दुनिया में कितने तरीके की चींटियां हैं, कितने तरीके की मछलियां पाई जा सकती हैं, इनवर्टिब्रेट का नंबर क्या हो सकता है, ये सब डेटा आपको याद करना पड़ेगा। आम की कितनी वैरायटी है, चावल की कितनी वैरायटी है, गेहूं की कितनी वैरायटी है, बहुत सारा। तो बहुत बकवास वाला चैप्टर है, आपको वैरायटी का नंबर 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 याद करना पड़ता है ना। तो एनसीईआरटी खोल लें आप लोग, और हम लोग फटाफट एनसीईआरटी से इस चैप्टर का जो रीडिंग पोर्शन है, क्योंकि इस चैप्टर में रीड ही करना है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं बेटा। चलिए भैया लगा दीजिए जरा एनसीईआरटी, आप लोग ओपन कर लो।
देखें, if an alien from the distant galaxy were to visit our planet Earth, अगर एक एलियन है जो किसी गैलेक्सी में बहुत दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में है और वो हमारे अर्थ की तरफ देखेगा, the first thing that would amaze and baffle him would the most probability the enormous diversity of the life that he would encounter. तो सबसे पहले अगर कोई बाहर का स्पीसीज, बाहर का जीव हमारे ग्रह पे आएगा, हमारे अर्थ पे आएगा, तो वो चौंक जाएगा देख के कि यहाँ पे कितनी सारी लिविंग डाइवर्सिटी है, कितनी विशाल लिविंग डाइवर्सिटी है। ये उसको अमेज कर देंगे इन बैफल, मतलब वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएगा, वो चौंक जाएगा कि इतनी सारी लिविंग स्पीसीज यहाँ पे हैं। इवन फॉर ह्यूमंस, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी, the rich variety of the living organism which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. यहाँ तक कि आप अपने बारे में ह्यूमन भी देखें जो इस अर्थ पे रहते हैं, वो भी अगर उनकी भी बात करें तो उनको भी यहाँ पे इतनी सारी लिविंग डाइवर्सिटी, इतनी सारी लिविंग वैरायटीज मिलती हैं कि वो 100% क्या हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो चौंक जाएंगे। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant. अभी आपको अंडरलाइन करना है, ये डेटा देते हैं, वो मैच द कॉलम वाले में दे देते हैं कि कितनी चींटियों की हैं, कितनी बीटल्स हैं, तो ये सब आपको ये डेटा याद करना है। 20,000 वैरायटी किसकी बेटा? चींटियों की। 3 लाख स्पीसीज किसकी? बीटल्स, कीट पतंगे 3 लाख। 28,000 मछलियां हैं और लगभग 20,000 ऑर्किड की वैरायटी पाई जाती है। समझ रहे हैं? अब आप समझिए खुद से कि आपने कितनी वैरायटी की चींटियां देखी हैं आज तक जीवन में। हमें क्या पता है? एक चींटा पता है जो थोड़ा बड़ा होता है, एक चींटी पता है जो थोड़ी छोटी होती है। चींटी भी 2 वैरायटी की, एक लाल एक काली। इससे ज्यादा कौन चींटियां जानता है? और 20,000 वैरायटी की चींटियां होती है, वही बोल रहा है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो लोग कोशिश करते रहते हैं समझने के लिए, वो कोशिश करते हैं क्या? ये समझने के लिए कि इतनी सारी वैरायटी क्यों है इस अर्थ पे। क्या रीजन है कि इस अर्थ पे इतनी सारी वैरायटीज प्रेजेंट हैं? इवोल्यूशन की वजह से प्रेजेंट हैं, किस रीजन से प्रेजेंट हैं, ये वो जानने की कोशिश करते रहते हैं। आया समझ में? यस सर। why are there so many species? इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं? Did such diversity exist throughout the earth history? क्या ये पूरे अर्थ की जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशन में हर जगह ये डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी, या ये नई डाइवर्सिटी बनी? तो हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये कैसे बनी? और हाउ एंड व्हाई दिस इंपॉर्टेंट, और कैसे इतनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, तो ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या इनकी वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस? अगर डाइवर्सिटी कम होती तो क्या ये इनका काम करने का तरीका अलग होता? और इस ह्यूमन को, हमारी ह्यूमन को इस डाइवर्सिटी से कैसे लाभ है, यही सब बातें इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है? इन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इन आवर बायोस्फीयर immense diversity exists not only at the species level but all the level of biological organization ranging from micromolecules within the biomes. बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी है बेटा। वो बोल रहे हैं कि हम अपने बायोस्फीयर डाइवर्सिटी को देखें तो ये बहुत हेट्रोजीनियस दिखती है। हेट्रोजीनियसी का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं कि एक ही जैसे स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज का मिक्सचर है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीसीज लेवल पे, नहीं, वो स्पीसीज बने कैसे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द एडवर्ड विल्सन। प्लीज अंडरलाइन कर लें, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया? एडवर्ड विल्सन साहब ने। क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सभी डाइवर्सिटी को डिफाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने पाया
कि जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसे हम 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं। एक तो डाइवर्सिटी जीन लेवल पे, जिसे क्या बोलते हैं आप, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे, जिसे क्या बोलते हो आप, स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड तीसरी डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल लेवल पे, जिसे बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बेटा एक बात बता दो, हम लोग डाइवर्सिटी की स्टडी कितने फॉर्म में करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं? 3 तरीके से, जीन लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे। यस और नो? Yes, sir. जीन लेवल पे देखो क्या बोल रहा है, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द genetic level over the distributional range, the genetic variation shown by medicinal plant। ये तो छोड़ दो, बस इसमें बहुत थोड़ा सा दे रखा है, क्या बोलना चाह रहा है कि एक स्पीसीज की डाइवर्सिटी किसी किसी एक हैबिटेट में, किसी एक हैबिटेट के अंदर किसी एक स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी उसी हैबिटेट का जो नंबर है, सॉरी कभी कि उसी स्पीसीज का नंबर किसी दूसरे हैबिटेट में बहुत कम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो रेगिस्तान की बात करो, है ना, रेगिस्तान की। रेगिस्तान में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना, घने घने जंगल पाए जाते हैं ना? No, sir. No, sir. नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जो वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ऐसा है कि जो किसी सीड के अंदर, किसी प्लांट के अंदर नॉर्मल हैबिटेट में, उस प्लांट के अंदर जो उसके जीन एक्सप्रेस होके उस पूरे प्लांट को बना लेते हैं, वो उस हैबिटेट में, मतलब रेगिस्तान वाले हैबिटेट में ग्रो नहीं कर पाते, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। याद करिए, मैंने आपको जेनेटिक्स में सिखा रखा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जीन का एक्सप्रेशन अफेक्ट होगा। यस और नो? Yes, sir. तो वही बोलना चाह रहे हैं कि कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, कहीं एक जगह पे आप देखेंगे तो किसी रेंज में कोई स्पीसीज बहुत ज्यादा, कोई स्पीसीज बहुत कम। क्यों? क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन उसको गवर्न करता है कि वहां पे स्पीसीज कितना होगा। ये बोलना चाह रहे हैं, इससे समझ में आया? Yes, sir. अब आपके लिए काम की बात, देखो कितने सवाल हैं। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट, पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट, क्वेश्चन बन जाएगा। Which of the following is the medicinal plant? Rauwolfia vomitoria. Growing in different Himalayan ranges might be termed the potency and the concentration of active chemical reserpine। दूसरा सवाल कि राउल्फिया वोमिटेरिया से क्या निकलता है, क्या निकलता है बेटा? रेजर पाइन। मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरा रटना ही है ये, रेजर पाइन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के रेंज में। आया क्या समझ में? रेजर पाइन, हिमालय रेंज, राउल्फिया वोमिटेरिया मेडिसिनल प्लांट है। द प्रोड्यूसेस, इंडिया हैज 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। फिर से आ गया एक डेटा आपके लिए, 50,000 से ज्यादा तो जीन लेवल पे डिफरेंट राइस की वैरायटी है और 1,000 मैंगो वैरायटी है। आया समझ में? Yes, sir. पक्का आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Species diversity, the diversity at species level, for example the western ghat have greater amphibian species diversity than eastern ghat। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे पूरी के पूरे पॉइंट को ही अंडरलाइन कर लो। डायरेक्ट ये लाइन नीट में कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी है। वो बोल रहा है कि स्पीसीज, कुछ स्पीसीज कहीं पे ज्यादा है, कुछ स्पीसीज कहीं पे ज्यादा है। कहाँ पे एम्फीबिया ज्यादा पाए जाते हैं, ये लाइन लिखी है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे एम्फीबियन लिखे या मत लिखे, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि वेस्ट साइड की डाइवर्सिटी जो है वो ईस्ट घाट के, वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी जो है ईस्टर्न घाट से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पेसिफिकली किसमें? एम्फीबियन के टर्म में। आया समझ बेटा? Yes, sir. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? अब बोल रहा है इकोसिस्टम लेवल पे, वही अभी जैसे मैंने बोला कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं पाए जाएंगे, मैदानों पे पेड़ पाए जाएंगे, पहाड़ों पे पाए जाएंगे, यहाँ पे वो स्पीसीज ज्यादा होगा, यहाँ पे वो स्पीसीज कम होगा। वही बोल रहा है कि एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया की बात कर ले फॉर इंस्टेंस, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट,
coral reef, wetland, estuaries, alpine meadow has greater biodiversity than a स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। वो बोल रहा है कि इंडिया के अंदर, इंडिया का जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है इंडिया में, जो देखा जाए मैप पे, तो इंडिया जहाँ पे आता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे हैबिटेट बन जाते हैं। रेन फॉरेस्ट इंडिया में है, यस सर है, जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है, मेघालय, चेरापूंजी, यस और नो। डेजर्ट Yes, sir. इंडिया में है, हाँ सर है। वेटलैंड, एस्टुरीज, इंडिया के आसपास समुद्र, नदियां, ये हैं, हाँ हैं। यहाँ पे जंगल हैं, अल्पाइन मीडोज हैं, पहाड़ों पे पाए जाने वाले, पहाड़ों पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। नॉर्वे, नॉर्वे का टेम्परेचर थ्रू ऑल ईयर, पूरे साल एक नॉर्मल ठंडा टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर बना रहता है, पूरे साल सर्दियां होती है वहां पे। तो क्या बोल रहा है कि वहां पे कोई सीजन चेंज नहीं हो रहा, कोई इकोलॉजिकल हैबिटेट चेंज नहीं हो रही, नॉर्वे जैसे का तैसे बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा नॉर्वे का एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के लिए जो अडॉप्ट कर पाती होंगी स्पीसीज, वो वहां रहती होंगी, बाकी नहीं रहेंगे, यस और नो। Yes, sir. बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी सीजन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हैबिटेट है, जंगल है, मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां है, सागर है, समुद्र है, सब कुछ है। तो जहाँ पे हैबिटेट ज्यादा होंगे, वहां पे अपने आप उन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले स्पीसीज भी ज्यादा होंगे, यस और नो। Yes, sir. और अपने जहाँ पे स्पीसीज ज्यादा होगी, वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी लाइन आपके पूछा जा चुका है कि नॉर्वे के कंपैरिजन में इंडिया, तो इंडिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी नॉर्वे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पाए जाते हैं। बट नॉर्वे में यूनिफॉर्म इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, यूनिफॉर्म एनवायरमेंट पाया जाता है, इसलिए वहां पे स्पीसीज का नंबर भी कम है। Yes or no, beta? Yes, sir. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. But we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue. अभी अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो भी स्पीसीज इस अर्थ पे आज प्रेजेंट है, वो मिलियन ईयर्स पहले से चले आ रहे इवोल्यूशन का रिजल्ट है, यस और नो। ये Yes, sir. इस अर्थ पे होने वाले इवोल्यूशन की वजह से ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी इस अर्थ पे जो है वो पाई जा रही है, जो हजारों करोड़ों साल पहले से चली आ रही है। बट जिस तरीके से हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को खर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी को हम यूज कर रहे हैं, बनने में लगा है करोड़ों साल, लेकिन खर्च होने में लगेंगे सिर्फ 200 साल। 200 साल में हम इसको खर्च कर देंगे। आप समझ रहे हैं कि इवोल्यूशन की वजह से ये बना है, इवोल्यूशन ने बनाया है और ये इस अर्थ पे है, मतलब कि ये हमारे अर्थ के लिए कहीं ना कहीं से काम का होगा। आप लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन में यही है बेटा, जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर वही चीजें रखेंगे जो हमारे काम की होंगी। आ रहा है समझ में? यस सर। जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमने क्या कर दिया, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। पहले काम का था, जब इंसान कच्चा खाना खाता था, पका के खाने लगा, घास फूस नहीं खाता है, तो उसके अंदर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का कोई काम अब है नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यही है इवोल्यूशन, कि उसको जो चीज चाहिए होगी वो चीज धीरे धीरे उस चीज की तरफ बढ़ेगी, और जो चीज नहीं चाहिए होगी उस चीज को धीरे धीरे क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो अगर हमारे अर्थ ने इवॉल्व करके इन स्पीसीज को अपने ऊपर रखा है, तो कहीं ना कहीं से ये अर्थ के लिए, हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है, तभी है। और हम जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, अगर ये खर्च हुए तो इकोलॉजिकल हैबिटेट में इकोलॉजिकल साइकिल पाई जाती है, वो पूरी साइकिल खराब हो जाएगी और ये पूरे स्पीसीज डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर
अगर हजारों करोड़ों साल मिल के लगा के अर्थ ने इसको बनाया है, तो हमें इसको सेव करना चाहिए या जल्दी से जल्दी निपटा के खत्म कर देना चाहिए? सेव करना चाहिए। सेव करना चाहिए, वही बोल रहा कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यही रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival well-being on this planet. बोल रहा है कि यही रीजन है कि हमें इस समय जो दुनिया है उस दुनिया में बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज है, बहुत ही जरूरी मुद्दा है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्योंकि और अब दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग ये चीज समझना शुरू कर चुके हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए और इस प्लेनेट अर्थ को ठीक ठाक से रखने के लिए। आया समझ में बेटा? आप समझना, बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना है ना अमेजन रेन फॉरेस्ट? यस सर। अमेजन फॉरेस्ट के बारे में सुना है? अमेजन फॉरेस्ट जो है, इसको अफ्रीका का एक पूरा जंगल का एरिया है जिसको बोला जाता है कि दिस इज लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। वहां पे इतने वैरायटी के इतने पेड़ पौधे हैं, पूरा जंगल, कि इस धरती पे जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको फिक्स करके ऑक्सीजन हमें वापस चाहिए होती है। यस और नो? बोलो। यस सर। तो वो ऑक्सीजन बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अमेजन रेन फॉरेस्ट का। लेकिन बढ़ती हुई आबादी के वजह से हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट करने लगे हैं। अब एक बात बताओ, आप पेड़ों को काट रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो तो और आबादी आपकी मतलब लिविंग स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, प्लांट का नंबर घटता जा रहा है, एनिमल का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो सोचो कि आप अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही निकालते रहोगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और पेड़ घटते जा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली वो पेड़ फिक्स करके ऑक्सीजन बनाते, क्योंकि आपका नंबर तो बढ़ रहा है तो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। यस और नो? यस सर। आपकी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और पेड़ घटते जा रहे हैं, तो क्या जितनी ऑक्सीजन सबके लिए चाहिए उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी? नो सर। सर। नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो यहाँ पे कोई स्पीसीज जिंदा रह पाएगा? नो सर। नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, शायद आगे आएगा, कि वो होती है ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सुना है आप लोगों ने? यस सर। कि Yes, अर्थ sir. का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो हमारे पहाड़ों पे बर्फ है, जो ग्लेशियर्स वगैरह है, वो पिघलेगी। पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? यस। Yes, sir. और जब वो बर्फ पिघलेगी तो पानी बन के वो पहाड़ों से नीचे आएगी। नीचे आएगी तो आपके बहुत सारे जो समुद्र तट के आसपास की जो जनता है, जो लोग है, जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, वो पूरी पॉपुलेशन पानी के अंदर डूब जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, सबके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सेव करके रखना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया? अर्थ पे कितने स्पीसीज हैं, इंडिया में कितने स्पीसीज हैं, इसकी बात कर रहे हैं। Since there are published record of the all species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species there on earth. वो बोल रहा है कि ठीक है, इस हमें पता है कि हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने जितने भी स्पीसीज को की डिस्कवरी की है, जिसका नाम रखा हुआ है, हमने उसके बारे में रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, उनको हमने लिख के रखा हुआ है, राइट? कि कहाँ पे क्या कितना पाया जाता है। Yes, sir. बट वो पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUCN बोलती है चैप्टर नंबर 1 में, जब आप 11th में थे तो आपको पढ़ाया था क्या 1.5 to 1.7 मिलियन?
Yes, sir. वही बोल रहा है कि IUCN के अकॉर्डिंग जो टोटल प्लांट और एनिमल स्पीसीज का नंबर है ना वो 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.7 मिलियन, याद आ रहा है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। ये तो वो है जो हम खोज रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि अभी और कितने स्पीसीज खोजे जाने बाकी हैं। आपको बताया था क्या कि हम 1.5 1.7 मिलियन की स्पीसीज लेके रखे हुए हैं। हर साल इस दुनिया में 20 25 30 नए स्पीसीज खोजे जाते हैं प्लांट और एनिमल में। आ रहा है समझ में? Yes, sir. और हर साल उतने ही स्पीसीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जितना खोज रहे हैं लगभग उतना गायब हो रहे हैं, तो जो रेंज है वो फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? Yes, sir. वही बोल रहा है कि जो रेंज है वो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर है, उसी के आसपास घूमती है। एस्टिमेट्स वैरी, बोल रहा है कि एस्टिमेट्स वैरी, ये जो एस्टिमेशन हमने किया है ना, ये एस्टिमेशन वो है जो हमने खोजा है, जिनको हम जानते हैं। ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने गेस मारा है, या वो लोग अपना जो बताते हैं वो क्या बताते हैं जरा वो सुनो। एस्टिमेट्स वैरी वाइडली, जो एस्टिमेशन मिला है स्पीसीज के बारे में ये बहुत से लोगों का अपना अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। कुछ के तो उसमें वनली एजुकेटेड गेसेस हैं, कुछ लोग उस पर पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पे गेस मार दिया कि इतनी स्पीसीज होंगी, राइट। जैसे फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरी आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अंडरलाइन कर लो बेटा इस लाइन को। बोल रहे हैं कि जो टेम्परेट रीजन है ना वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी तो हमें पता चल गई है, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे अभी और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो खोजे जाने बाकी हैं। आया समझ में? Yes, sir. Considering that an overwhelmingly large proportion of species waiting to be discovered in the tropics, ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे बहुत से नंबर के स्पीसीज हैं, मतलब बहुत ह्यूज नंबर है जो अभी अपनी खोज कोई कर ले इसके लिए वो बैठे हुए हैं, उनको अभी हम जान ही नहीं पाए हैं। Biologists make a statistical comparison in the temperate and tropical species richness and had exhaustively studied group of insect and extrapolated this ratio of other group animal and plant to come up with the gross estimation of the total number of species on earth। जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट लोगों ने जितने स्पीसीज खोज लिए हैं उन्होंने देखा कि टेम्परेट रीजन में कितनी वैरायटी है, एक इतने एरिया में टेम्परेट रीजन के अंदर कितनी डाइवर्सिटी आती है और इतने एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में कितनी डाइवर्सिटी आती है। तो जब टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन की डाइवर्सिटी उन लोगों ने मैच किया तो समझ में आ गया कि कहां पे स्पीसीज ज्यादा होगा बेटा, टेम्परेट में या ट्रॉपिकल में? Tropical. ट्रॉपिकल में स्पीसीज का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो उन लोगों ने एक रेशियो बनाया और रेशियो से एक एस्टिमेशन बनाया कि कितने स्पीसीज अभी खोजे जाने बाकी हो सकते हैं या कितने स्पीसीज हम नहीं जानते हैं। तो पाया उन लोगों ने क्या, ये देखो, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। कुछ जो एस्टिमेशन आए वो 20 से 50 मिलियन के बीच में आ गए। But a more conservative and scientifically sound estimated made by Robert May places the global diversity at about 7 million। इसको कर लो अंडरलाइन, रॉबर्ट मे 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने बोला कि डाइवर्सिटी हो सकती है 20 से 25 रही हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो अर्थ की सिचुएशन है उस पे 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी पॉसिबल है। आया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Let us look at some interesting aspect about the earth biodiversity based on the currently available species inventory। अभी तक हम लोग जानते हैं उसके बेसिस पे आपको बायोडाइवर्सिटी का ये डेटा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से 70% स्पीसीज एनिमल है। क्या है ये? एनिमल है। प्लांट जो है जिसमें फंजाई भी ले रहे हैं, ये एल्गी भी ले रहे हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये 22% से ज्यादा नहीं है। तो ये अंडरलाइन कर लो।
कि मोर द 70% जो हम लोग खोज चुके हैं, जिनकी डिस्कवरी कर चुके हैं, इसमें 70% से ज्यादा तो क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। राइट। प्लांट की Yes, डाइवर्सिटी sir. जो है वो 22% से ज्यादा नहीं है। आया बच्चों समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Among animals, insects are most species rich taxonomic group। जो एनिमल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट। देखो क्या बोल रहा है, टोटल डाइवर्सिटी का 70% एनिमल है, और एनिमल में भी टोटल 70% से ज्यादा क्या है, एनिमल Insect. में भी 70% से ज्यादा क्या है बेटा। देखो इसको ऐसे समझना, मान लो कहीं पे 100 स्पीसीज डाइवर्सिटी 100 है, तो उस 100 में से 70 से ऊपर एनिमल होते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना, मतलब 70% से ज्यादा जो टोटल एनिमल है। अब इसको समझना, मान लो कहीं पे 100 एनिमल है, तो 100 एनिमल में से 70 से ज्यादा एनिमल कौन होंगे, इंसेक्ट Insect. होंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. That means out of every 10 animal on the planet 7 are insect। मतलब मैंने 100 बोला था, इसने 10 से डिवाइड कर दो, इसने 10 और 7 का दिया है। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट। हम फिर से सोच रहे हैं कि हम कैसे इस बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज। बोला कि जो फंजाई का नंबर है, जो फंजाई का नंबर है वो मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीसीज फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इन सबके नंबर से भी क्या है, ज्यादा है। किसका नंबर ज्यादा है, Fishes. फिशेस का। राइट। किसका ज्यादा है, फंजाई। जो फंजाई है इस दुनिया में, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इन सबसे जोड़ के भी क्या है, ज्यादा है। अब आ गया वो जगह जहां से आपसे सवाल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये तीनों ग्राफ है ना, ये तीनों ग्राफ से आपसे सवाल पूछे के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब इन ग्राफ को आपको याद करना है, तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, ये इंसेक्ट वाला दिख रहा है क्या, Yes, Yes, sir. sir. इंसेक्ट के आगे लिखो आई, मोलस्का में लिख लो एम, क्रस्टेशियन में लिख लो सी, और अदर एनिमल में लिख लो ओ। यहाँ पे आई एम सी ओ लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. इंसेक्ट वाले बॉक्स में जहाँ पे आई लिखा वहां पे लिखो 1। सबसे ज्यादा एरिया इसी ने कवर किया है ना। दूसरा कौन सा है, O. Other animals. हाँ ओ, यहाँ पे लिख लो 2। तीसरा कौन सा है, दिख रहा है आपको ग्राफ से ही, M. मोलस्क और क्रस्टेशियन 4। अब नीचे लिखो यहाँ पे आई, आई ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पता है ना, Yes, sir. आई ग्रेटर देन क्या आएगा देख के बताओ, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में लिख देना है बस, आई ओ सी एम, यस और नो। इनवर्टिब्रेट का एग्जांपल कैसे याद करेंगे, आईओसीएम, सीएम साहब आएंगे, ऐसा कुछ, आई ओ सी एम। समझ गए बेटा? ऐसे ही पूछेगा आपसे, ग्राफ बना देगा, नहीं सॉरी ग्राफ बना देगा तब तो आप देख ही लोगे। ग्राफ बना के पूछ देगा बताओ इसमें 1 कौन है, 2 कौन है, 3, मतलब ये नाम नहीं लिखेगा, तो आपको पता होगा कि आई मतलब आई जो सबसे बड़ा था वो है, उससे छोटा वाला 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर इसीलिए लिखवाया मैंने कि उसको नंबर भी डाल लो और शॉर्ट फॉर्म में लिख लो।
और यहाँ पे लिख लो आई इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एम। समझ गए? यस सर। सबको आ गया क्या भैया? अब आ जाओ वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या है? फिशेस। Fishes. वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या है? फिशेस। फिशेस हैं कि दिख रहे हैं बेटा? अरे दिख रहे हैं क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. फिशेस के बाद रेप्टाइल्स। में रेप्टाइल्स दिख रहे हैं। यहाँ Yes, पे sir. लिखो फिशेस को, फिशेस के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स बना कर लिख लो, फिशेस को पाइसेस भी बोलते हैं क्या? PISCES। फिशेस को पाइसेस भी बोलते हैं क्या बेटा? यस सर। 11th में पढ़ाया गया है, फिश को पाइसेस बोलते हैं, PISCS। उससे क्या होगा? पाइसेस अगर लिख लोगे तो मैं आपको एक परम फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा ये याद हो जाएगा। क्या बताऊंगा? परम फार्मूला। पाइसेस लिख लिया? यहाँ पे लिखो यस सर। PARAM। हो गया क्या? परम। PARAM परम। PARAM। P फॉर पाइसेस, फिशेस। नंबर देना चाहो तो 1 लिख लेना यहाँ पे। A फॉर बर्ड्स को यहाँ पे भी बॉक्स बना के लिखना, बर्ड्स को बोलते हैं एवीज। ये तो याद होगा। यस सर। Yes, बर्ड्स को sir. बोलते हैं एवीज, AVES, एवीज। तो ये हो गया फिशेस का P, ये हो गया एवीज का A। R से अब आएगा रेप्टाइल्स। क्या आएगा बेटा? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। फिर दूसरे वाले ए से आ जाएगा परम में जो ए है, एम। लास्ट में लिखा है ना परम, एम से क्या हो गया? एम्फीबियंस। और एम से हो जाएगा मैमल्स। मैमल्स। समझ में आया? याद हो जाएगा बेटा? यस सर। यहाँ पे लिख लो अपने पेन से, यहाँ पे बॉक्स बना के PARAM। P मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया पाइसेस लिख लो, बर्ड्स में एवीज लिख लो, और अपने आप 1 2 3 4 नंबर दे लो। अगर आपको परम फार्मूला याद है तो आपको ये ग्राफ याद हो गया है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे था, यहाँ पे बॉक्स बना लेना ऐसे, यहाँ पे लिख लेना आप क्या? IOCM। यहाँ पे लिख लेना परम। ग्राफ दोनों याद हो जाएगा ना बेटा? यस सर। Yes, sir. लास्ट वाले ग्राफ पे आ जा। प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट में कौन कौन सी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, है ना? प्लांट में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्लांट में आपको समझना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी अभी पढ़ा है क्या कि प्लांट में जो क्या बोलते हैं, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है? फंजाई। Fungi. एंजियोस्पर्म। नहीं नहीं, प्लांट में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म है। फंजाई तो एल्गी वेल्गी सबसे जो जोड़ जाड़ के ज्यादा है ना। यस सर। लाइन मिस कर गए आप लोग। ये देखो, फंजाई का प्लांट से नहीं, फंजाई फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इनसे जोड़ के ज्यादा है। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने फंजाई को प्लांट के अंदर इस चैप्टर के अंदर माना है डाइवर्सिटी की बात, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी होगी? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, हमेशा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बाद क्या आएगा? फंजाई। फंजाई। तो ये दो तो आपको जनरली याद है कि प्लांट है तो प्लांट में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म पाया जाता है, और उसके बाद जो लोअर प्लांट्स हैं उसमें अगर हमने फंजाई को इसमें रखा है तो फंजाई पाया जाएगा। तो ये आपको फंजाई तो पहले से याद रहता है कि एनजीओ और फंजाई आपको याद रहते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन यहाँ होता है कि सर ये थोड़े थोड़े हैं, कौन ज्यादा कौन कम, यहाँ पे होगा ना कंफ्यूजन। मॉसेस में, फंस में, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, ए फॉर एप्पल, ए मोस्ट, MOST मोस्ट
famous, 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 a most famous lichen, a most famous lichen. लिख लिया बेटा? Yes, sir. देखो नॉर्मली एंजियोस्पर्म और फंजाई कंफर्म है, आपको पता है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। जो डाउट वाले होते हैं ये इसमें ए से हो गया वहां पे एल्गी, जो ए लिखा है उसके नीचे लिख लो एल्गी। ए से क्या हो गया वहां पे बेटा? एल्गी हो गया। एम मोस्ट से हो गया वहां पे मॉसेस, एल्गी के बाद मॉसेस। फेमस से हो गया आपका एफ से फॉन एंड एलाइस, एफ ए फॉन्स एंड एलाइस हो गए। और जो लास्ट में लाइकन है वो तो लाइकन बता ही रहा है, समझ गए? याद हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, it should not be that these estimation do not give any figure for prokaryote. ऐसा नहीं है कि हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में ऐसा कुछ एस्टिमेशन नहीं मिलता। Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. लेकिन बायोलॉजिस्ट अभी भी इसके बारे में श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज मिल सकते हैं। The problem is that the conventional taxonomic method are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition. इसका रीजन ये है कि अगर हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं और हम कल्चर बनाएं तो जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है ना उनका कल्चर हम जल्दी बना नहीं पाते हैं। तो उनका कल्चर ना बना पाने की वजह से हमें उनके बारे में उनका नंबर, उनका डेटा भी पता नहीं चल पाता है स्पेसिफिकली। आया बेटा समझ में? Yes. Yes, sir. कि हमें उसका नंबर पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। If we accept biochemical or molecular criteria for delineating the species for this group, then their diversity alone might run into million. लेकिन अगर हम कोई ऐसा तरीका बना लें जिससे कि हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की स्टडी कर सके, है ना, मान लो हमने ऐसा कुछ साइंस, ऐसा कोई तरीका डेवलप कर लिया जिससे कि हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की डेटा, उसका नंबर हम देख सकते हैं, तो आप पाओगे कि इन्हीं का नंबर मिलियंस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा? मिलियंस नंबर ऑफ स्पीसीज तो यही हो जाते हैं। यही मतलब कौन? Prokaryotes. Prokaryotes. नेक्स्ट चले। although India has 2.4% of world land area, important है अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन। इस दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है, जमीन है, उस जमीन का कितना परसेंट हिस्सा भारत के अंदर आता है? 2.4. 2.4% हिस्सा भारत के अंदर आता है। फिर भी इट्स शेयर ग्लोबल डाइवर्सिटी एज इंप्रेसिव 8.1%। और इस दुनिया में जितना भी ग्लोबल डाइवर्सिटी है, मतलब कि इस दुनिया में की जितनी डाइवर्सिटी है उसका 8.1% इंडिया के अंदर है। आप समझ रहे हैं? लैंड है सिर्फ कितना? 8.1, यस और नो? 2.4. सॉरी 8.1, लैंड है कितना? 2.4%। और डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से इस पूरी दुनिया में 12 जगह है जिन्हें हम मेगा डाइवर्सिटी रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा डाइवर्सिटी एरियाज बोलते हैं, जिसमें से एक हमारी इंडिया भी है। आया समझ में? Yes, sir. अब क्या? अब आगे फिर डेटा। 45,000 से ज्यादा प्लांट एंड ट्वाइस एनिमल, और इससे डबल एनिमल, मतलब 90,000 के आसपास एनिमल इंडिया से डेटा रिकॉर्डेड हो चुके हैं। 45,000 प्लांट, 90,000 एनिमल। अंडरलाइन। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली वेटिंग, और अभी भी ऐसी पता नहीं कितनी स्पीसीज हैं जो क्या कर रही है बेटा? वेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वेट कर रही हैं कि उसको Waiting. खोजा जाएगा, है ना, उनका नाम रखा जाएगा।
इफ वी एक्सेप्ट टू मेक ग्लोबल एस्टिमेट, वही रॉबर्ट में जिन्होंने 7 करोड़ बताया था ना, 7 मिलियन, सॉरी 7 मिलियन, उन्हीं की बात कर रहा है कि अगर हम रॉबर्ट साहब के ग्लोबल एस्टिमेशन को लेते हैं तो वनली अभी सिर्फ 22% टोटल स्पीसीज को हम खोज पाए हैं। कितने को खोज पाए हैं? ओनली 22%। 22%. सिर्फ और सिर्फ 22% स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम अभी तक खोज पाए हैं, जान पाए हैं रॉबर्ट मे के हिसाब से। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी फिगर, अगर हम इसको इंडिया पे एस्टिमेट को लगाएं, वी एस्टिमेट दैट there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. तो इंडिया में भी अभी 1 लाख प्लांट स्पीसीज खोजे जाने बाकी हैं और 3 लाख एनिमल स्पीसीज खोजे जाने और उनकी डिस्कवरी करनी बाकी है। आया समझ में? Yes, sir. Would we ever able to compete the inventory of the biological wealth of the country? क्या हम कभी इस लायक हो पाएंगे कि हम सभी बायोलॉजिकल वेल्थ को खोज पाएंगे अपने देश के? कंसीडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे लोग लगाने पड़ेंगे जो पढ़े लिखे हो, जो टैक्सोनॉमिस्ट हो, और बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये खोज पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. और पता है ये क्या होगा? जब तक आप खोजेंगे, जब तक आप कुछ स्पीसीज को खोजने के कगार पे होंगे, तब तक हो सकता है कि वो स्पीसीज क्या हो जाए, इस दुनिया से चली जाए हमेशा के लिए, वो Extent. एक्सटिंक्ट हो जाए। वुड यू एवर बी, अच्छा ये तो पढ़ लिया। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस, ये आपके लिए बहुत ही निराश करने वाली सिचुएशन हो जाती है। when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discovered them। या आप जान के और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक बहुत लार्ज डाइवर्सिटी है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। जब तक आप उसको खोजेंगे वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुके होंगे। आया समझ में? Yes, sir. नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग। नेचर का जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जो प्रकृति की, जीव विज्ञान की लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय है, दैट इज बर्निंग, वो जल रही है। इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक देयर, और वो जब तक हम लोग उसमें सभी जो किताबें रखी हुई हैं उनका कैटलॉग बनाए, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, तब तक वो लाइब्रेरी की कुछ किताबें जल चुकी होंगी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? Yes, sir. कि बहुत सारी स्पीसीज हैं, जब तक आप सबको खोजने के कगार पे जाएंगे, कुछ स्पीसीज खोजे जाने से पहले ही क्या हो चुकी होंगी बेटा, यहाँ से खत्म हो Extent. चुकी होंगी, गायब हो चुकी होंगी। आया भैया समझ में? Yes, sir. इसके बाद एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है सीखने वाला। आज वाला तो पूरा ऐसा ही है, कल वाला में भी ऐसे ही है, बहुत सारे डेटा है, आप देख ही रहे हो। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ, आप तो देख रहे हो इसमें नंबर, ये एंगल, ये नंबर, ये एंगल, ये नंबर, ये एंगल, ये नंबर, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनरली। तो आप लोगों को यहाँ जो पहला पोर्शन था इंट्रोडक्टरी वाला पढ़ने, मतलब रीडिंग वाला पार्ट, वो मैंने करवा दिया। अब जो पैटर्न है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे, कैसे कहाँ पाई जाती है, क्या पैटर्न शो करती है, ये समझा के कल आपको कराऊंगा, है ना। और ये आज बृहस्पति हो गया ना, ये परसों मतलब शनिवार तक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। ठीक है बेटा? ये शुरुआत वाला Yes, हिस्सा sir. पूरा पूरा रट्टू रट्टू पोर्शन है, तो ये आप लोग बैठ के रटो, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। मतलब बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिसको समझना है, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको इस क्या करना है, डेटा सारे रटने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा? अरे असनो तो बोल। Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। ये आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम कब हो रहे हैं? Sir, In December. December. दिसंबर में ना? Yes, sir. Yes, sir. दिसंबर में हो रहे हैं, तो दिसंबर में मतलब दिवाली के बाद हम लोग जितने संडे पढ़ेंगे उन संडेज में हम लोग एक काम कर लें, आप लोगों का बोर्ड के हिसाब से पेपर बना के ले लें। Yes, मतलब sir. Yes, sir. लेने का मतलब यह है कि क्वेश्चन बना देते हैं आप लोग एज ए गेस्ट पेपर, और आप लोग घर पे बैठ के उस टर्म 1 की प्रैक्टिस करो,
क्योंकि वैसे भी sir. आना तो ऑब्जेक्टिव ही है ना बेटा, Yes, sir. है ना। तो आप लोग घर पे बैठ के क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो, कराते हैं ऐसा कुछ, है ना।